हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो बच्चों ने मुझे डाउट बताया था कि सर आईसीएसआई ने कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे या कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स है, और कई बच्चों को ये भी डाउट था कि सर क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल से नहीं आए, सर ये टॉपिक ही हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज की क्लास में जो मैं लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मैं पार्ट बी करके दिखाऊंगा आपको। तो पार्ट बी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे तो बच्चों को जिन भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट आया कि सर ये इन क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक है या आईसीएसआई ने ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस डाले हैं, तो वो क्वेश्चन मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जब ये लेक्चर खत्म होगा उसके एंड में डालूंगा। तो ये लेक्चर मैं 3 पार्ट में करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो थ्योरी क्वेश्चंस आईसीएसआई ने डाले थे एग्जाम में। कौन से एग्जाम में? जून 2017, जो अभी पेपर हुआ था। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, और जो हमारा इसका थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि सर ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से बाहर है या क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखें, तो बेटा पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 71 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 71 में बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्विस। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से हमें यह बोला गया है कि कौन सा इसमें से सर्विस का फीचर नहीं है। तो बेटा अगर हम प्रोविजन में जाएं तो सर्विस के अंदर कंसिडरेशन भी आती है, सर्विस के अंदर डिक्लेयर्ड सर्विस भी आती है, और सर्विस के अंदर करेंसी चेंजिंग एक्टिविटी भी आती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सर्विस का फीचर नहीं है? ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स को हम सर्विस नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर अगर 72 को पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेयर्ड सर्विस। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि डिक्लेयर्ड सर्विस कौन सा नहीं है। तो आपको पता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्ड सर्विस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स करवाना डिक्लेयर्ड सर्विस है, और आईपीआर राइट्स को यूज करना डिक्लेयर्ड सर्विस है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि डी में क्या लिखा है? सर्विस रेंडर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर आएगा जी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 73 क्वेश्चन में अगेन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस। इसमें से कौन सा नेगेटिव लिस्ट में नहीं आता? तो बेटा अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन बी, आरबीआई नेगेटिव लिस्ट के अंदर है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर नेगेटिव लिस्ट के अंदर है, एग्रो मशीनरी नेगेटिव लिस्ट के अंदर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, सर्विस ऑफ फॉरमैन कंडक्टिंग चिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 74 में कई बच्चों को डाउट है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो ये जिन भी क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को ट्रबल हुआ था तो वो क्वेश्चंस हम लोग एट द एंड हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो आप एट द एंड में देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 लेने जा रहा हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आईसीएसआई ने। एबीसी ट्रांसपोर्ट है जो कि अपनी बसेस देती है हायर पे। मैं बार बार सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा नहीं, वर्ड बाय वर्ड मैं क्वेश्चन का आपको मतलब बता देता हूं। तो एबीसी ट्रांसपोर्ट ने क्या किया है, बसेस दी है हायर में। इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स वेयर इट इज गिवन ऑन हायर। तो वो कह रहा है एग्जम्प्ट कौन से केस में किया जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में एग्जम्प्ट होगा, या चैरिटेबल ट्रस्ट में एग्जम्प्ट होगा, या लिमिटेड कंपनी के अंदर एग्जम्प्ट होगा, या टू कैरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इसके अंदर एग्जम्प्ट होगा। तो बेटा हमें सबसे पहले प्रोविजन पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सोर्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, आईसीएसआई के मटेरियल से कहां से लिया गया है ये क्वेश्चन। बेटा ये सीएस एग्जीक्यूटिव सप्लीमेंट्री है टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस का, जो आईसीएसआई ने इशू किया था, और इसका पेज नंबर है 21 जहां पे ये टॉपिक दिया हुआ है। देखिए तो बेटा पेज नंबर 21 में अगर आप देखेंगे तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बोला गया है कि अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर कोई बस देगा हायर्स के अंदर
तो सच सर्विस एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स, उस सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अलावा और कोई बस हायर पे लेगा तो वो क्या हो जाएगी जी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। देखते हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 में 4 ऑप्शन थे, जिसमें से आंसर होगा इसका ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 78 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा लड्डू क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है, गिरा हुआ क्वेश्चन है। 78 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस। कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है जो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होता। तो बेटा मैं ICSI के दोबारा से मटेरियल से क्रॉस चेक करवाना चाहूंगा, और ICSI का कौन सा मटेरियल बेटा, सप्लीमेंट्री मटेरियल, जिससे मैं बार बार आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूं। तो देखें जी कहां पे दिया हुआ है। तो बेटा पेज नंबर 25 में ये बताया गया है, और पेज नंबर 25 में बताया गया है कि अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उसे एग्जम्प्ट करेंगे। कहां पे एग्जम्प्ट किया गया है, एग्रीकल्चर के अंदर बेटा एग्जम्प्ट है, प्रिंटिंग के अंदर एग्जम्प्ट है, और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर एग्जम्प्ट है। तो इसमें से कौन सा, हमारे 4 ऑप्शन में से कौन सा कवर नहीं है। देखो बेटा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोसेस कवर है, टेक्सटाइल प्रोसेस कवर है, प्रिंटिंग प्रोसेस कवर है। तो कौन सा प्रोसेस यहां पे कवर नहीं है, आंसर नंबर सी। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यहाँ पे कवर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा जी सी। बाकी के सारे हमारे कवर हैं। हाँ रादर वो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं है, वो मेगा एजम्पशन के अंदर कवर है। पर बेटा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन होता है भगवान। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 79 जो क्वेश्चन है, मिस्टर आशीष हैं, आर्किटेक्चर हैं, जम्मू से सर्विस रेंडर्ड करते हैं ब्रजेश को, जो कि रेजिडेंट हैं कश्मीर के, फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो एक दिल्ली के अंदर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो हमें यह बताना है कि इज द सर्विस इज लायबल फॉर सर्विस टैक्स, क्या सर्विस टैक्स लगेगा। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, एक आर्किटेक्चर जम्मू का है और जिसको अपना घर बनवाना है वो कश्मीर का है, पर जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाएगी, वो कहां पे सिचुएटेड है, दिल्ली के अंदर, हमारी दिल्ली, दिल वालों की। ठीक है जी। तो दिल्ली के अंदर वो कवर है, और ये बोला गया है कि सर्विस टैक्स लायबल होगा या नहीं। तो बेटा ये जो प्रोविजन है ये पॉप्स से, कहां से लिया गया ये प्रोविजन, पॉप्स से। बच्चा कह रहा है पॉप्स का मतलब क्या, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स 2012। ठीक है जी। उसका ये रूल नंबर 5 है, और रूल नंबर 5 बोलता है कि प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे है, इफ प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी देन सच सर्विस इज लायबल टू सर्विस टैक्स। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, बी, इट इज लायबल फॉर सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विनोद कॉन्ट्रैक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, एग्री करता है कि मैं सर्विस दूंगा। किस चीज की सर्विस दे रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आहूजा एंड कंपनी लिमिटेड को। तो कंसिडरेशन मिली है विनोद को 60 लाख रुपए की, और हमें यह बताना है कि सर्विस टैक्स की जो लायबिलिटी है वो किसके ऊपर होगी। तो बेटा मैं पहले आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। विनोद वर्क कॉन्ट्रैक्टर है और वो किसकी सर्विस सप्लाई कर रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, किसको, आहूजा एंड कंपनी को, और उसे कितना पैसा मिला है, 60 लाख। आपने मूवी देखी होगी खट्टा मीठा, सचिन टिचकुले। ठीक है। तो बेटा ज्यादा तो मेरे को याद रहता नहीं कि उस मूवी का हीरो तो अक्षय ही था। ठीक है। तो उसके अंदर भी वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो बेटा जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो तो मैंने आपको बताया था हमारा जो प्रोविजन है, सर्विस टैक्स की जो लायबिलिटी होती है वो 3 लोगों के ऊपर हो सकती है। पहला, इन जनरल सर्विस प्रोवाइडर को ही सर्विस टैक्स पे करना होता है, जैसे हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भारत सरकार को सर्विस टैक्स पे करूं। दूसरा केस है बेटा, इस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज। दूसरा केस है जिसके अंदर सर्विस रिसिपिएंट सर्विस टैक्स पे करता है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और बेटा तीसरा केस होता है जिसके अंदर दोनों करते हैं, बोथ सर्विस प्रोवाइडर को भी सर्विस टैक्स पे करना होता है और सर्विस रिसिपिएंट को भी क्या करना होता है, सर्विस टैक्स पे करना होता है। तो इसके अंदर 2 केसेस हैं जिसमें से वर्क कॉन्ट्रैक्ट
वर्क कॉन्ट्रैक्ट पार्शियल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएगा, तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा? बोथ। इसका आंसर होगा जी सी, बोथ इक्वली। 50% सर्विस प्रोवाइडर पे करेगा, 50% सर्विस रिसिपिएंट पे करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 81 लेने जा रहे हैं। 81 में क्या लिखा है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय अब्दुल एंड कंपनी बिकम अ टैक्सेबल सर्विस कॉन्सिक्वेंटली टू इट्स रिमूवल फ्रॉम द नेगेटिव लिस्ट ऑफ द सर्विस। इसका मतलब कि जो सर्विस अब्दुल एंड कंपनी दे रही है, पहले वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर थी। नेगेटिव लिस्ट के अंदर थी मतलब कि इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। फिर नेगेटिव लिस्ट से इसको रिमूव कर दिया गया, तो नेगेटिव लिस्ट से रिमूव कर दिया है, इसका मतलब कि अब ये सर्विस क्या हो गई है? टैक्सेबल हो गई है। तो हमें बताना है विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सर्विस टैक्स लेवी अब्दुल एंड कंपनी मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मैं कहूंगा कि ये जो प्रोविजन है ये है फर्स्ट टाइम सर्विस बिकम टैक्सेबल, और अगर पहली बार सर्विस टैक्सेबल हो रही है तो विद इन 30 डेज सर्विस प्रोवाइडर को अपना क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा जी सी, विद इन 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 91 करने जा रहे हैं। 91 में क्या लिखा है? द्विवेदी commenced business on 1st January 2016, he must obtain VAT registration। तो VAT का उसे रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में करवाना है? तो बेटा अगर आपको VAT का प्रोविजन पता होगा तो VAT के अंदर जो प्रोविजन है उसमें बोला गया है कि VAT के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। बट कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है? मैंडेटरी होता है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। तो कब होता है बेटा मैंडेटरी? सर जब हमारी टर्नओवर क्या करेगी? 5 लाख रुपए से एक्सीड करेगी तो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है, और विद इन 30 डेज के अंदर हमें क्या कराना होता है? अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे बेटा मान लो दिल्ली का डीलर है, और दिल्ली का डीलर क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है, और दिल्ली के केस में लॉ मेकर ने बोला है 10 लाख। दिल्ली के केस में कितना बोला है? 10 लाख। तो अगर उसने 10 लाख का माल बेच दिया तो जिस दिन उसकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी उसके विद इन 30 डेज उसको वैट के अंदर अपना क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, विद इन 30 डेज आफ्टर द टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 93 लेने जा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बाय अ नेचर वैट इज अ, वैट क्या होगा? तो बेटा वैट एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं है, वैट इनकम टैक्स नहीं है, और वैट कास्केडिंग टैक्स नहीं है। देखो इनकम टैक्स और कास्केडिंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर टैक्स भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो वैट है वो कंजप्शन बेस है, कंजप्शन के ऊपर लगता है। वैट किसके ऊपर लगता है? कंजप्शन के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा जी सी, कंजप्शन टैक्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या लिखा है? द टर्म सेल अंडर द सेल टैक्स डज नॉट इंक्लूड। जो टर्म है सेल, जो सेल की हमारी टर्म है उसके अंदर अंडर द CST डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं होता? सेल ऑफ गुड्स आता है, सेल ऑफ फॉर प्राइस आता है, बाय सेलर टू बायर आता है। सेल विदाउट कंसिडरेशन सेल के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द टर्म सेल प्राइस। यहां पे सेल नहीं बोला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेल बोला था, यहां पे बोला है सेल प्राइस अंडर CST डज नॉट इंक्लूड। तो सेल प्राइस के अंदर क्या नहीं आता? बेटा एक्साइज ड्यूटी भी आती है, पैकिंग चार्जेस भी आते हैं, CST भी आता है, बट ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर नहीं आता। तो इसका आंसर आएगा जी डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपना पार्ट 2 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, और एट द एंड जिन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स आई थी वो क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 लेने जा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंडक्ट वैट ऑडिट। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कौन से स्टेट में वैट ऑडिट कर सकता है? तो बेटा तमिलनाडु में नहीं कर सकता, ठीक है जी, कर्नाटका के अंदर कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा जी बी, और ये ICSI के मटेरियल में लिखा हुआ है, हमारे स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। तो बेटा आप
पार्ट 2 करने जा रहे हैं इसी के अंदर, पार्ट बी के अंदर पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, देखें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 77 लेने जा रहे हैं। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है जिसको रिसीव हुए हैं 12,40,000 रुपए बिजली के बिल के और पानी के बिल के, जो कि ये कंजप्शन किसने की है, मेंबर्स ने की है। और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है और आपका टैक्स रेट जो है सर्विस टैक्स का वो 14.5% है। आपको बताना है हाउ मच हैज टू बी पेड टूवर्ड्स सर्विस टैक्स। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को कितना टैक्स पे करना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, पानी का बिल आता होगा, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं है। पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आईसीएसआई ने ये क्वेश्चन कहां से डाला है। तो अगेन मैं आपको आईसीएसआई का सप्लीमेंट्री दिखाना चाहूंगा जहां से आईसीएसआई ने ये क्वेश्चन डाला था। तो बेटा आईसीएसआई ने जो ये क्वेश्चन डाला था 77, ये अपने सप्लीमेंट्री से डाला था जिसका पेज नंबर है 23। पेज नंबर 23 में लिखा है कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल दिया गया है कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को अपने मेंबर से पैसा मिलता है जो कि वो पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों की हेल्थ केयर के लिए उस पैसे को यूज करते, प्रोवाइड करवाते। तो क्या वो लायबल टू सर्विस टैक्स होगा? नो, लिखा हुआ है एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ सर्विस टैक्स। तो उस केस के अंदर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये जो सर्विस दे रही है वो एज अ प्योर एजेंट प्रोवाइड करवा रही है अपने मेंबर्स को। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का 77 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो 77 क्वेश्चन का आंसर आएगा जी सी, नील, इट इज अ प्योर एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 82, when the date of completion of service is 10th November and date of invoice is 20th November and 50% of the payment is received 30th November and the balance on 10th December, the POT पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। तो बेटा ये पीओटी रूल से क्वेश्चन डाला गया है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल से। हमें ये बताना है कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, कौन से पॉइंट पे टैक्स माना जाएगा। तो बेटा पहले सबसे पहले प्रोविजन समझते हैं कि पीओटी का कौन सा ये प्रोविजन है। तो रूल नंबर 3 से ये लिया गया है, मैं अपनी बुक के अंदर आपको दिखाने जा रहा हूं। तो अभी मैं आईसीएसआई के मटेरियल से नहीं, अब मैं अपनी बुक से इसको दिखाने जा रहा हूं। बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे रूल नंबर 3 ऑफ पीओटी रूल्स 2011 क्या बोलते हैं कि अगर सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो उसे विद इन 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। अगर सर्विस प्रोवाइडर आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ हिज सर्विस इशूड इनवॉइस विद इन 30 डेज देन वी कॉल्ड गुड एसएससी। तो हम उसे क्या बोलते हैं? गुड एसएससी। अगर 30 दिन के अंदर वो अपनी सर्विस कंप्लीट नहीं करता तो हम उसे बैड एसएससी बोलते हैं। तो बेटा मेरी लैंग्वेज में गुड एसएससी आईपी में रहते हैं, आईपी का मतलब इंद्रप्रस्थ नहीं है, और बैड एसएससी का मतलब है जो सीपी में रहते हैं, सीपी का मतलब कनॉट प्लेस नहीं है। सर आप क्या बोल गए, समझ में नहीं आया। बेटा दोबारा से बताता हूं, आई का मतलब है इनवॉइस कि आपने इनवॉइस कब जनरेट की, और पी का मतलब है पेमेंट। तो बेटा अगर 30 दिन के अंदर आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस हम लोग 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देते हैं तो वो गुड एसएससी होगा। तो इनवॉइस की डेट होगी या पेमेंट की डेट होगी विच एवर इज अर्लियर, अदरवाइज कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है जी बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस कब की है? 10 नवंबर की है। तो 10 नवंबर को हमारी सर्विस क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। तो 10 नवंबर से 30 डेज के अंदर क्या इनवॉइस इशू कर दी गई है? यस सर, 20th नवंबर को इनवॉइस इशू कर दी गई है। तो बेटा इस केस के अंदर ये गुड एसएससी है, तो आंसर जो इसका आएगा या तो इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप, इनवॉइस की डेट 20 नवंबर है और पेमेंट की डेट 30 नवंबर है, तो बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए? हाँ जी 20 नवंबर। तो इसका आंसर आएगा जी बी, 20 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन
बेटा क्वेश्चन नंबर 83 लेने जा रहे हैं, जो कि अगेन हमारा पीओटी रूल से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन ने पूछा है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द रेट ऑफ सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स के रेट में चेंज आया एंड द इनवॉइस इज इशूड बिफोर द चेंज इन द रेट एंड पेमेंट आल्सो रिसीव्ड बिफोर द चेंज बट द सर्विस इज प्रोवाइडेड आफ्टर द डेट ऑफ चेंज ऑफ रेट, द पीओटी ऑफ टैक्सेशन इज। बेटा क्वेश्चन यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा बड़े होते हैं, तो हमें एग्जाम में बहुत प्यार से पढ़ने होते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और इसका प्रोविजन क्या होगा, कहां से ये क्वेश्चन लिया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने ये बोला हमें कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन द रेट ऑफ सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स के रेट में क्या आ गया, चेंज। इसका मतलब बेटा जो ये क्वेश्चन है वो चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ सर्विस टैक्स से लिया गया है, जिसके लिए हमारे पास रूल कौन सा बना हुआ है, मैं आपको अपनी बुक से दिखाना चाहूंगा। देखें बेटा, जब मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 83 करा रहा हूं तो आप अपने क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे और बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आईसीएसआई ने डाला है, रूल नंबर 4 से आया है पीओटी का। और इसमें आपको ये चेक करना है कि आपकी जो कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस है उससे पहले सर्ट हुआ है या उसके बाद सर्ट किया गया। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो चेंज आया है सर्विस टैक्स के रेट पे एंड इनवॉइस इज इशूड बिफोर। इनवॉइस क्या हो गई है बेटा, बिफोर आपने इशू कर दी है चेंज इन इफेक्टिव रेट से पहले, सर्विस टैक्स के रेट से पहले, और आपने पेमेंट भी पहले रिसीव कर ली है, बट सर्विस इज प्रोवाइडेड आफ्टर द डेट। सर्विस हमने कब प्रोवाइड की है, जब हमारा सर्विस टैक्स के रेट में चेंज आ गया है। इसका मतलब कि हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो सर्विस है वो बिफोर हमने प्रोवाइड की है या आफ्टर की है, आफ्टर, जब चेंज आया है। तो अगर हमने आफ्टर की है तो उसमें हमें ये चेक करना था क्या इनवॉइस और पेमेंट चेंज आने से पहले, सर्विस टैक्स के रेट में चेंज आने से पहले इशू कर दी गई थी। तो आंसर आता है जी यस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारे सर्विस टैक्स के रेट में क्या आ गया है, चेंज आ गया है, और हमने इनवॉइस और पेमेंट पहले ही रिसीव कर ली है, बट सर्विस हमने कब दी है, जब सर्विस टैक्स का रेट चेंज हो गया। तो इस केस के अंदर आंसर क्या आएगा, डी, डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो एक कंपनी है जो टेलीकॉम्युनिकेशन के अंदर एंगेज्ड है, वो अपनी इनवॉइस रेज करती है हर महीने की 10 तारीख को। इनवॉइस कब रेज करती है, हर महीने की 10 तारीख को, जो पिछले महीने उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई होगी, मतलब पिछले महीने जितनी भी, मान लो मई के अंदर उन्होंने जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करवाई है, तो 10 तारीख को वो लोग उसकी इनवॉइस इशू कर देते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो मई का मतलब मई वाली कब होती होगी इशू, मई के बाद क्या आता है, जून, तो जून में इशू होती होगी। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में उनको इनवॉइस इशू करनी होती है। दिसंबर के महीने में कौन से महीने की इनवॉइस इशू करनी होती है, नवंबर के महीने की इनवॉइस इशू करनी होती है। तो दिसंबर कब करनी होती है उनको, 10 तारीख को। पर क्या होता है, ड्यू टू पावर फेलियर वो इनवॉइस इशू जनरेट नहीं कर पाते, और ये काम आफ्टर 30 डेज होता है। ये काम क्या होता है बेटा, आफ्टर 30 डेज। तो आपको पता है जनरल रूल लगता है, जनरल रूल है जो हमारा वो रूल नंबर 3 है। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था, तो रूल नंबर 3 बोलता है गुड एसएससी या बैड एसएससी। अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर दी है, आपने 30 डेज के अंदर अगर इनवॉइस इशू कर दिया, तो बेटा आंसर आएगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अदरवाइज आंसर आएगा कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बेटा यहाँ पे अगर प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 30 नवंबर बीइंग डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ सर्विस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 85 भी दोबारा से पीओटी रूल से है। मेगा अजम्पशन नोटिफिकेशन विच कवर्ड सर्विस वॉज रिमूव्ड एंड दस बिकम टैक्सेबल। तो मेगा अजम्पशन से सर्विस को रिमूव कर दिया गया और सर्विस क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। तो सर्विस कौन सी डेट को टैक्सेबल हो गई है, 1/3/2016 को। वन सर्विस प्रोवाइडर रेंडर द सर्विस, एक सर्विस प्रोवाइडर था जो ये सर्विस रेंडर कर रहा था 20/2/2016 को, एंड रिसीव पेमेंट, और उसने पेमेंट रिसीव कर ली 27/2/2016 को। तो बेटा ये सर्विस टैक्सेबल कब हुई, 1 मार्च को 2016 को, और सर्विस प्रोवाइडर ने पेमेंट भी पहले रिसीव कर ली
सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, पेमेंट भी पहले रिसीव कर ली और सर्विस जो रेंडर्ड की उसने वो भी पहले ही रेंडर्ड कर दी। अब यहां पे बताना है इनवाइस हाउएवर वाज रेज, जो इनवाइस उसने रेज किया यहाँ पे 18/3 को किए, तो 18/3 का मतलब कि जब ये सर्विस टैक्सेबल हो गई थी उसके बाद उसने क्या की है, इनवाइस इशू की है। उसके बाद उसने क्या किया बेटा, इनवाइस इशू की है। द वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो सर्विस टैक्स है वो कितना है 1 लाख रुपीज और सर्विस टैक्स का रेट है 14.5%। आपको बताना है सर्विस टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पे मैं चार्ट के थ्रू नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ये रूल नंबर 5 से लिया गया है, पीओटी रूल से। तो रूल नंबर 5 कहता है पीओटी का कि अगर फर्स्ट टाइम सर्विस क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है और इनवाइस और पेमेंट आपने रिसीव कर ली है बिफोर सर्विस बिकम टैक्सेबल, प्लस बेटा आपको क्या करना है, बेटा रूल नंबर 5 से ये प्रोविजन लिया गया है। देखें जी ध्यान से, रूल नंबर 5 इस चीज के रिगार्डिंग है और रूल नंबर 5 अगर मैं बात करूं तो पीओटी रूल्स यहां पे लगेंगे। तो रूल नंबर 5 में बेटा 2 कंडीशंस बताई गई हैं, अगर आप 2 कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो तो वो आपकी सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और ये किस चीज के रिगार्डिंग है रूल नंबर 5, व्हेन सर्विस इज बिकम टैक्सेबल फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारी सर्विस क्या हुई है, टैक्सेबल हुई है, पहले टैक्सेबल नहीं होती थी। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपकी इनवाइस और पेमेंट रिसीव्ड हो जानी चाहिए, और वो कब रिसीव्ड हो जानी चाहिए, बिफोर सर्विस बिकम टैक्सेबल। बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, प्लस करूंगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पेमेंट is received before but invoice raised within 14 days from service become taxable, तो बेटा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस के अंदर जो सर्विस आपने प्रोवाइड करवाई है वो नॉट टैक्सेबल होगी। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अपने सामने रखेंगे, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अपने सामने रखेंगे, और आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बताया, बेटा मैं ये चार्ट से करा रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन को अपने सामने रख लो तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, ऑनलाइन बच्चे देख रहे होते हैं तो जो टीचर कहता है वो बच्चे मानते नहीं है। तो प्लीज अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन को अपने सामने रख लें कि क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला गया है। ये 85 का आंसर बताया जा रहा है। कौन से क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 85 का मैं यहाँ पे आंसर बताने जा रहा हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारी सर्विस जो टैक्सेबल हुई थी, हमारी सर्विस टैक्सेबल हुई थी 1 मार्च 2016 को। तो 1 मार्च 2016 को हमारी सर्विस क्या हो गई थी, टैक्सेबल। जो सर्विस प्रोवाइडर है रेंडर्ड सर्विस ऑन, उसने जो सर्विस रेंडर्ड की थी वो 20 फरवरी 2016 को की थी, 20 फरवरी 2016 को, और उसे पेमेंट मिल गई थी 27 फरवरी 2016 को। बट जो इनवाइस जनरेट की गई बेटा, क्या जनरेट की गई, इनवाइस जो जनरेट की गई वो 18/3/2016 को की गई। तो सबसे पहले आप ये कंडीशन देखो, क्या इनवाइस और पेमेंट रिसीव्ड हो गई है बिफोर सर्विस बिकम टैक्सेबल। तो अगर हम ध्यान से देखें, सर इनवाइस तो हमने जनरेट की नहीं है, तो बेटा इस केस के अंदर आपने पहली कंडीशन ही आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आपकी ये सर्विस क्या होगी, टैक्सेबल की जाएगी और इसके ऊपर 14.5% सर्विस टैक्स लगेगा। तो देखते हैं जी कि आंसर क्या आएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका आंसर आएगा सी, टैक्सेबल सिंस इनवाइस इज रेज्ड आफ्टर 14 डेज। तो इनवाइस कब रेज की गई है, आफ्टर 14 डेज रेज की गई है, तो 14,500 रुपए इसके ऊपर टैक्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 लेने जा रहे हैं। भल्ला एंड कंपनी इज नॉट अ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर।
who is engaged in providing taxable service in the state of Rajasthan, it raised invoice 15 lakhs showing separately service tax. बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, भला इन कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है और स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, मतलब कि एसएसपी नहीं है, और अगर भला इन कंपनी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो इस केस के अंदर सर्विस टैक्स लगेगा। तो 15 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने 14.5 सर्विस टैक्स चार्ज किया। आगे वो बताते हैं इट ओमिटेड टू शो सर्विस टैक्स सेपरेटली इन सर्टेन इनवॉइस एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज। उन्होंने और भी बहुत सारी सर्विसेज दी है, बट 10 लाख रुपए की एक सर्विस है जिसके ऊपर सर्विस टैक्स को सेपरेटली शो नहीं किया। तो बेटा अगर कोई आप इनवाइस जनरेट करते हैं, अगर आपको कोई इनवाइस मिलती है, सर्विस प्रोवाइडर ने कोई इनवाइस जनरेट की है और वो सर्विस टैक्सेबल है और उसे सर्विस टैक्स पे करना चाहिए, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस 10 लाख रुपीस के अंदर क्या है, सर्विस टैक्स इंक्लूड है। तो देखिए जी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 86 बता रहा हूं आपको, तो 86 का आंसर कैसे निकलेगा, 10 लाख के अंदर सर्विस टैक्स क्या है, इंक्लूड है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 14.5 से और डिवाइड कर देंगे 114.5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,26,637 रुपीज। तो बेटा आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। बेटा क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या आएगा, बी 1,26,637 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 87 बड़ा आसान पूछा गया। घनश्याम जी है एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज फॉर अप्रैल 2015, वांट टू नो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सर्विस टैक्स रिटर्न। सर्विस टैक्स की रिटर्न कब जाती है, तो बेटा सर्विस टैक्स की रिटर्न साल में 2 बार जाती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर बता रहा हूं क्योंकि सारे बच्चों को पता ही है। मुझे ये उम्मीद है कि आपने इतना टैक्स का सिलेबस पढ़ा तो ये तो आपको पता ही होगा कि सर्विस टैक्स की रिटर्न एक साल में 2 बार जाती है, और वो डेट क्या होती है, 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल। तो बेटा इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर प्रोविजन दिखा दो, तो बेटा 87 का जो घनश्याम इंगेज्ड है उसका मैं प्रोविजन आपको दिखा देता हूं। फर्निशिंग रिटर्न सेक्शन 70 में इसका प्रोविजन लिखा है, एसएससी पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स। तो जो भी पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स है उसे अपनी रिटर्न क्या करनी है, फाइल करनी है। और कैसे करनी है बेटा, हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी है। अप्रैल से सितंबर की रिटर्न 25 अक्टूबर को जाएगी, अक्टूबर से मार्च की 25 अप्रैल को जाएगी, जो कि ST3 फॉर्म में जाएगी, ट्रिप्लिकेट कॉपी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन आया हुआ है। श्रीनिवास कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है, डिले फाइलिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न बाय 27। तो उसने कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसने डिले कर दिया सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने में, 27 डेज का डिले है। आपको पेनल्टी निकालनी कितनी होगी, तो मैं प्रोविजन दिखाता हूं कहां पे लिखा है। बेटा मैं ये अपनी बुक से आपको प्रोविजंस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। सेक्शन 70 बोलता है कि अगर आपका पीरियड ऑफ डिले 15 डेज का है तो 500 रुपए की पेनल्टी है आपके ऊपर, और अगर 16 से 30 दिन का है तो 1000 रुपए की पेनल्टी। और हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 27 डेज, जो कि 16 से लेके 30 दिन के अंदर फॉल करेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1000 रुपीज आएगा। तो आंसर देखते हैं 88 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर आएगा वो आएगा जी सी, 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा 94 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। रिचर्ड मेगा मॉल, अ डीलर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गिव अ गिफ्ट ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर सेल। तो मिस्टर रिचर्ड मेगा मॉल एक डीलर है, तो इन डीलर ने क्या किया है, सर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल करते हैं और इस बार नए साल में ये लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ। इट गिव 100 पीसेस ऑफ मिक्सचर्स, 100 पीसेस ऑफ मिक्सचर्स दिए जिनकी कॉस्टिंग कितनी है, 1000 रुपीज है, जिसके ऊपर जो वैट है वो 125 रुपए है पर पीस। तो बेटा यहाँ पे वैट कितना बना, 100 रुपए, 100 पीसेस है, और जो वैट उसने जो पे किया है परचेज के टाइम पे वो 125 रुपए पर पीस किया, तो 12,500 रुपए का वो इसके ऊपर वैट पे करके आ चुके। बट अगर उन्होंने कोई भी गुड्स गिफ्ट दिए हैं तो मुझे बताओ बेटा, अगर कोई गुड्स गिफ्ट दिए हैं तो क्या उन गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है क्या?
मैं आपसे प्रोविजन ये पूछ रहा हूं कि अगर हम कोई गुड्स गिफ्ट में देते हैं और हमने उन गुड्स को परचेज किया है और उसके ऊपर वैट पे किया है तो क्या उनके ऊपर आईटीसी मिलता है? नहीं बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड ऑन गिफ्टेड गुड्स। बात समझ में आ रही है? तो 12,500 रुपए का हमें जो आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे क्या हुआ, दिसंबर के महीने में उनके पास जो आईटीसी पड़ा हुआ है इंक्लूडिंग गिफ्ट, वो उनके पास है जी 3 लाख का। तो 3 लाख का उनके पास क्या है, आईटीसी पड़ा हुआ है। और आउटपुट टैक्स जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो 4 लाख रुपए का किया है। हमें ये बताना है उनकी वैट की लायबिलिटी कितनी होगी। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखें। तो बेटा जो गुड्स उन्होंने गिफ्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चन का निकाल के दिखा रहा हूं, 94, जो उन्होंने गिफ्ट किए हैं वो 100 पीसेस थे और 100 पीसेस में उन्होंने जो वैट पेड किया था पर पीस 125 रुपए पे किया था। तो इसका मतलब कि 12,500 रुपए का जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो उनको नहीं मिलेगा। तो हमारी वैट की टैक्स लायबिलिटी हम कैसे निकलती है? हाँ जी, वैट पेबल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो वैट पेबल निकालने का तरीका है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया है वो हमने 4 लाख किया है और हमारे पास जो आईटीसी पड़ा है इंक्लूडिंग गिफ्ट वो हमारे पास पड़ा है 3 लाख। तो बेटा 3 लाख में से माइनस हो जाएगा 12,500 और हमारे पास आएगा 2,87,500। तो हमारी जो वैट की टैक्स लायबिलिटी बनेगी यहाँ पे 1,12,500। तो ये आएगा जी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा 94 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1,12,500 रुपए। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? बी आंसर आएगा 1,12,500। बेटा क्वेश्चन नंबर 95 स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपली आपको बता दूं, रोहित ट्रेडर हैं जिन्होंने परचेज किया है रॉ मटेरियल आउटसाइड द स्टेट और सीएसटी पे किया है उन्होंने 40,000 रुपए। तो अगर कोई भी ट्रेडर आउटसाइड द स्टेट सीएसटी पे करता है तो उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है जी, आगे देखो। आउटपुट क्रेडिट जो वैट का उसके पास पड़ा हुआ है, आउटपुट क्रेडिट वैट का कितना पड़ा है? 2,40,000। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इंट्रा स्टेट जो उन्होंने परचेज किया है वो उनके पास कितना है? 1,60,000। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सीएसटी का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और वैट की लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेटा 2,40,000 में से 1,60,000 रुपए माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा बी 80,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर SKT exports purchase a raw material on which it paid VAT 1,60,000 rupees। तो 1,60,000 रुपए का उन्होंने टैक्स पे किया। द एंटायर गुड्स वर एक्सपोर्टेड, सारे के सारे गुड्स क्या कर दिए गए? एक्सपोर्ट कर दिए गए टू कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका के आपको पता ही है एक्सपोर्ट के ऊपर वैट नहीं लगता। इट हैज अनदर यूनिट वेयर इज आउटपुट वैट। तो आउटपुट वैट उन्होंने जो कलेक्ट किया है 3,45,000 रुपीज उन्होंने कलेक्ट किया है और उनके पास इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है 1,80,000 का। तो अगर बेटा हम क्वेश्चन ध्यान से चेक करते हैं तो एक तो एक्सपोर्टर ने क्या परचेज किया था? रॉ मटेरियल, वहां पे भी उसने वैट पे किया था 1,60,000 का। तो एक आईटीसी तो उसके पास ये है और दूसरा आईटीसी है 1,80,000 का। तो बेटा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 3,40,000। तो आपको पता ही है वैट लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 3,45,000 में से हम माइनस कर देंगे 3,40,000। तो बेटा इसका आंसर आएगा 5,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब बेटा पार्ट 3 के अंदर, जैसे मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था, तो अब मैं पार्ट 3 के अंदर वो क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं जो बच्चों ने मुझे बताया था कि सर ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं या ICSI के स्टडी मटेरियल के बाहर है और इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी है। तो स्टूडेंट्स को डाउट है कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो बेटा मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा ICSI के स्टडी मटेरियल से कि इंस्टीट्यूट ने कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा है और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या है। ठीक है जी, देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 74। ध्यान से देखें।
Recognized sports body in the negative list of service does not includes the following. तो recognized sports body है in the negative list of service does not include, तो वो किसको include नहीं करती? बेटा क्वेश्चन नंबर 74 को मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूं आईसीएसआई के सप्लीमेंट्री से। आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सप्लीमेंट्री फॉर टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। बेटा इसका पेज नंबर है जो क्वेश्चन आया हुआ है 7418। बेटा पेज नंबर 18 से मैं बताने जा रहा हूं इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 74 का कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी मींस क्या मतलब है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसके अंदर आएगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अंदर आएगी और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन इसके अंदर आएगी। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो क्रॉस चेक किया हमने, वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर यही लिखा हुआ था कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो किसको वो इंक्लूड नहीं करता? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कई स्टूडेंट्स की ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि सर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी तो नेगेटिव लिस्ट में दिया ही नहीं है, सर ये तो मेगा अजम्पशन लिस्ट के अंदर दिया है। बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी जो बताया गया है वो मेगा जंक्शन के अंदर बताया गया है और मेगा जंक्शन का नंबर भी हमने वहां पे दिखाया, क्रॉस चेक करवाया आपको सप्लीमेंट्री से। ये देखिए पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने बताया हुआ है, आईसीएसआई ने अपने मटेरियल में पॉइंट नंबर 10 के अंदर इसको बताया हुआ है। तो बेटा इसका आंसर जो सी है वो सही कैसे है? क्योंकि अगर उन्होंने ये बोला कि ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता तो जब हमारे सामने, देखो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, जब हमारे सामने 4 ऑप्शन है तो मुझे पहले ही पता लग रहा है कि यार रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आता है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर बीसीसीआई नहीं आता। तो मैं सिंपली टिक करके आ जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो आपको हिंट दी जा रही है ना। जब आपके पास 4 ऑप्शन है तो इसका मतलब कि आपके पास हिंट है। ये आपको क्या किया गया है, कंफ्यूज करने के लिए वहां पे नेगेटिव लिस्ट लिखा गया है। तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि ये कहां पे है, मेगा अजम्पशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। द मॉनेटरी लिमिट ऑफ डिक्लेयर्ड टैरिफ फॉर अ होटल टू फॉल इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस इज। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, डिक्लेयर टैरिफ की मॉनेटरी लिमिट बताएं किस चीज के लिए, होटल के लिए जो फॉल करती है नेगेटिव लिस्ट के अंदर। जो किसके अंदर फॉल करती है बेटा, नेगेटिव लिस्ट के अंदर। तो क्रॉस चेक करते हैं आईसीएसआई के मटेरियल से कहां से ये उन्होंने क्वेश्चन डाला। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा आईसीएसआई का सप्लीमेंट्री मटेरियल है जिसमें पॉइंट नंबर 18 है, मेगा जंक्शन से सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेंटिंग ऑफ होटल इन गेस्ट हाउस। तो उसके अंदर साफ साफ बताया हुआ है डिक्लेयर्ड टैरिफ जो एक यूनिट का होगा, एकोमोडेशन का होगा, अगर वो बिलो 1000 रुपीज होगा पर डे तो उस केस के अंदर जो रेंटिंग ऑफ होटल है बेटा वो एग्जम्प्ट होता है। तो अगर किसी होटल के अंदर पर डे का किराया 1000 रुपए से कम का है तो उस केस के अंदर आपके ऊपर कोई भी सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा मैं एक फोकस डालना चाहूंगा बेटा इक्विवेलेंट वर्ड के ऊपर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि अगर कोई होटल अपना डिक्लेयर्ड टैरिफ बताता है उस यूनिट ऑफ एकोमोडेशन का इक्विवेलेंट का मतलब 1000 रुपीज, बट आपको वो क्या करता है, कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है और आपसे कहता है कि आपको 1000 रुपीज पे नहीं कर रहे हैं सर, हम यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 100 रुपीज का और आपको 900 रुपीज यहाँ पे करना है। तो बेटा इस केस के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो उसने कितना पे किया है, सर उसने 1000 रुपीज से कम पे किया है। तो अगेन बेटा वो रेंटिंग ऑफ होटल नॉन टैक्सेबल होगा, उसमें कोई भी सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आईसीएसआई ने यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, आईसीएसआई ने क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। बेटा आईसीएसआई ने जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है कि डिक्लेयर्ड टैरिफ की मॉनेटरी जो लिमिट है जो फॉल करती है नेगेटिव लिस्ट में। ये तो बात बिल्कुल सही है कि नेगेटिव लिस्ट के अंदर कोई डिक्लेयर्ड टैरिफ की वैल्यू फॉल करती ही नहीं है। डिक्लेयर्ड टैरिफ की जो मॉनेटरी लिमिट है वो कहां पे फॉल करती है, मेगा जंक्शन के अंदर। पर ये जो नेगेटिव लिस्ट में आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन आईसीएसआई ने लिखा है तो बेटा ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि आईसीएसआई ये मान के चल रहा है कि आपने सावधान इंडिया देखा है, मतलब कि आपको नॉलेज है कि सर ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं, ये तो मेगा जंक्शन में बताया गया है। तो भाई मेगा जंक्शन में अगर बताया गया है तो इसका आंसर क्या होगा,
मतलब कि किस केस के अंदर ये सर्विस एग्जम्प्ट की जाएगी, टैक्सेबल नहीं होगी। तो अगर बेटा इसका आंसर हम लोग बी लिख के आते हैं 1000 रुपीज पर डे, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि डिक्लेयर टैरिफ में साफ साफ लिखा है कि बिलो कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज होना चाहिए पर डे। अगर आंसर हम 3000 लिख के आते हैं तो बट ऑब्वियस है ये भी गलत होगा और 5000 भी गलत होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जिस आंसर की सबसे ज्यादा वेटेज है आपको वो आंसर टिक करके आना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी ए 500 रुपीज पर डे। मैं दोबारा से बता दूं 500 रुपीज पर डे क्यों आएगा, क्योंकि अगर डिक्लेयर टैरिफ 1000 रुपीज होगा तो बेटा आप खुद सोच के देखो, अगर 1000 रुपीज पर डे है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। हमें क्या बताना है कि डिक्लेयर टैरिफ एग्जम्प्ट कब होगा, तो एग्जम्प्ट कब होगा, जब वो 1000 रुपीज से कम होगा। अब आप खुद सोचो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में क्या बोला, राघव सर्विस लिमिटेड डिले द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑफ रुपीज 10 लाख बाय 10 days. It has paid interest for the delay payment. If it is liable for penalty, how much is payable by way of penalty? बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि राघव सर्विस लिमिटेड है जो डिले करती है पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स में, 10 लाख रुपए का उसने सर्विस टैक्स पे नहीं किया, और कितने दिन का डिले है, 10 डेज का डिले है। बाद में बताया गया कि इट हैज पेड इंटरेस्ट फॉर द डिले पेमेंट, उन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया है। इफ इट इज लायबल फॉर पेनल्टी, क्या उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो बेटा बस यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ने जो ये क्वेश्चन डाला ये फाइनेंस एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग नहीं डाला, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो इंटरेस्ट का जो प्रोविजन है बेटा वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। जो इंटरेस्ट की पेनल्टी का प्रोविजन है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। बेटा ये जो चेंज किया गया फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर सेक्शन 76 में चेंजेस किया। सेक्शन 76 में बोला गया कि वहां पे नॉन फ्रॉड केसेस लिए जाएंगे और सेक्शन 78 में बोला वहां पे फ्रॉड केसेस लिए जाएंगे। तो अगर हम एज पर फाइनेंस एक्ट 2016 इसका आंसर निकालेंगे तो बेटा इसका आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि सेक्शन 76 और 78 के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं आएगा। तो सर अब हम करेंगे क्या एग्जाम में, बेटा आपको ओल्ड प्रोविजन के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना होगा। सर हमें ओल्ड प्रोविजन कैसे याद होगा, तो बेटा मैं आपको बताता हूं ओल्ड प्रोविजन क्या था। बेटा ये ICSI का सप्लीमेंट्री मटेरियल है जिसका पेज नंबर 45 है। डिक्टो सेम क्वेश्चन कॉपी कट पेस्ट है यहाँ पे, और 10 डेज का ही डिले है। और पहले जो हमारा प्रोविजन हुआ करता था, मैं सेक्शन बताऊंगा आपको 76, तो पहले 76 में लिखा हुआ था 1000 रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूअस, और 1% लेना है हमें पर मंथ विच एवर इज हायर, जो हमारा क्या होगा, हायर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो कैलकुलेशन की 10 लाख के ऊपर 1% निकाला, 10 डेज लिया, 3225 रुपीज 0.80 पैसा यहाँ पे आया, और 100 रुपीज पर डे 10 दिन का डिले था, 1000 रुपीज विच एवर इज हायर, तो पेनल्टी यहाँ पे निकल के आ गई 3226 रुपीज। अब बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर चेक करेंगे तो हमें कहाँ पे बताया गया है, हाँ जी हमें कहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे हमें बताया गया है 3026 रुपीज एट द रेट 12% पर एनम फॉर 10 डेज। ठीक है जी। बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये क्वेश्चन तो आपने ओल्ड प्रोविजन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो आपने सॉल्व नहीं किया, और जो प्रोविजन ही अब खत्म हो गया तो उस प्रोविजन की तो कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मैं बिल्कुल टोटली एग्री करना चाहूंगा स्टूडेंट की बात से। तो यहाँ पे जो ICSI ने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे उसका आंसर जो निकाला गया है वो ओल्ड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकाला गया है, जबकि न्यू प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 90 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 अगर आप ध्यान से देखेंगे, जय हनुमान लिमिटेड इंगेज इन सर्विस ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर हैज सर्विस टैक्स कलेक्टेड। तो इन्होंने सर्विस टैक्स जो कलेक्ट किया है वो 2 लाख रुपीज का किया है। ड्यूरिंग द पीरियड एक्साइज ड्यूटी इन्होंने पे की है मशीनरी के ऊपर 50,000 रुपीज, और सर्विस टैक्स पे किया है 20,000 रुपीज।
आपको ये बताना है सर्विस टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों ने ये बताया है मुझे कि सर ये तो सैनवेट का क्वेश्चन है और सर सैनवेट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो बेटा मैं ICSI के मटेरियल से ही आपको क्रॉस चेक करवाना चाहूंगा कि ये सैनवेट का जो टॉपिक यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है, इतना कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस के अंदर कवर किया गया है। देखेंगे तो बेटा ये ICSI का मटेरियल है जिसका पेज नंबर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा पेज नंबर इन्होंने लिया है, पेज नंबर 771 पेज नंबर है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ICSI ने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिक फर्नीचर्स, और जब रॉ मटेरियल जब वो परचेज करती है तो उसमें उसने क्या किया है, ड्यूटी पे की है 20,000 रुपए की। कितने की ड्यूटी पे की है? 20,000 की। सर्विस टैक्स पेड ऑन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे सर्विस टैक्स पे किया गया है 10,000, और जो उसकी ड्यूटी पेबल है फिनिश गुड्स के ऊपर, जो उसने प्लास्टिक फर्नीचर्स बनाया है वो ड्यूटी पेबल कितना है उसका 35,000 रुपए का। तो आपको बताना है उनकी नेट लायबिलिटी कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पे नेट लायबिलिटी बताया गया है 5,000 रुपए होगी। क्यों? क्योंकि उनको पे कितना करना है 35,000 रुपए। इससे पहले वो टैक्स पे करके आ चुके हैं 20,000 रुपीज का, और उन्होंने सर्विस टैक्स पे किया है 10,000 रुपीज का। तो इसलिए उनको नेट जो ड्यूटी पे करनी होगी वो 5,000 रुपीज ड्यूटी पे करनी होगी। बेटा उन्होंने सैनवेट क्रेडिट आपको डिटेल में नहीं पूछा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैनवेट क्रेडिट की तो वो तो साफ साफ लिखा हुआ है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर कवर है, पर जितना आपके स्टडी मटेरियल में दिया है बेटा उतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कई बच्चों की ये स्टेटमेंट्स है कि सर हमारे टीचर ने तो हमें नहीं पढ़ाया। देखो बेटा आपको जब भी आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जो हमारा मटेरियल जो हमें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है वो सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछता है। बस होता क्या है कि हर टीचर्स अपने क्या करते हैं, नोट्स देते हैं बच्चों को और अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स की बस ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि हर स्टूडेंट, चाहे वो टैक्स का सब्जेक्ट हो चाहे वो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट हो, बेटा देखो अगर आपको CA और CS के या CMA के पेपर क्लियर करने हैं तो वो पेपर तभी क्लियर होंगे जब उनके आप स्टडी मटेरियल, या अगर CA की बात करें तो बेटा उनकी RTP होती है, उनका PM होता है, तो वो सारा कुछ हमें सॉल्व करके जाना होता है, तो जाके हमारा एग्जाम क्या होता है, क्लियर होता है और हमारे अच्छे नंबर्स आते हैं। बेटा जितने भी रैंक होल्डर्स होते हैं वो लोग यही काम करते हैं, जो CA इंस्टीट्यूट का, CS इंस्टीट्यूट का, CMA इंस्टीट्यूट का, जिसका भी वो एग्जाम देने जाते हैं उसका वो मटेरियल, एक एक चीज मटेरियल की करके जाते हैं। तो आप मटेरियल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने सैनवेट का जो प्रोविजन बना है वहां से थोड़ी ना आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब सर हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारे टीचर ने तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया था। तो बेटा आपको हमेशा क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्रॉस चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे टीचर ने कराए और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे टीचर ने नहीं कराए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है बेटा, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि जो भी कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने नहीं कराया, आप अपने टीचर से जाके उनसे पूछें कि सर हमारे ICSI के मटेरियल में ये कॉन्सेप्ट दिया है तो आपको तो कराना चाहिए, क्योंकि कल ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। और आपने देखा जून 2017 में ऐसा ही हुआ। ठीक है बेटा, बाकी मैं सैनवेट के प्रोविजंस में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि सैनवेट के प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग जो इनपुट सैनवेट क्रेडिट होता है वो 50% भी मिलता है और बेटा 100% भी मिलता है। तो सैनवेट क्रेडिट के रूल्स आप प्रोफेशनल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है और इसी एग्जाम्पल के बेस पे ICSI ने आपसे क्वेश्चन पूछा। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर यही सिंपल पूछा गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 लाख रुपए हमारा आउटपुट टैक्स बनता है, जिसमें से अब हमें क्या करना है, 50,000 रुपए माइनस करने और 20,000 रुपए माइनस करने। तो अगर मैं 2 लाख में से 70,000 रुपए माइनस कर दूंगा तो जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी वो 1,30,000 रुपए आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर मैं आपको प्रोविजन बताना चाहूंगा कि कंपोजिशन स्कीम कौन एडॉप्ट कर सकता है। तो प्रोविजन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई रिटेलर है, कोई डीलर है और उसकी टर्नओवर
25 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है तो वो क्या कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकता है। और बेटा दिल्ली के लिए ये 50 लाख रुपए की लिमिट है, दिल्ली के लिए कितनी की है, 50 लाख रुपए की ये लिमिट बताई गई है। अब बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर हमारे आईसीएसआई के मटेरियल में तो 25 लाख लिखा है, 50 लाख तो लिखा ही नहीं है। तो बेटा एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईसीएसआई ने क्लियरली अपने मटेरियल की स्टडी मटेरियल जो आईसीएसआई ने बनाया हुआ है उसमें क्लियरली उसने सबसे पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि बेटा आपको लॉ के साथ क्या रहना है, अपडेट रहना है और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो कि आपको ध्यान रखने, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने किताबें भी बता रखी है, मैगजीन्स भी बता रखी है। इसलिए आईसीएसआई के सप्लीमेंट्रीज इशू होते रहते हैं और जिनमें ये बातें बताई जाती हैं। तो जब स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो उसे स्टडी मटेरियल ही नहीं पढ़ना होता, उसे लॉ को भी अपडेट करना होता है, प्लस उसे इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्रीज भी पढ़ने चाहिए और जो इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स आती हैं उनसे भी देखना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर आपको 100 मार्क्स लेके आने तो 100 मार्क्स इतनी आसानी से नहीं आएंगे, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर बनेगा जी बी, 0.5% ऑफ रुपीज 40 लाख। क्योंकि कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 0.25% है, कहीं ऐसी स्टेट है जहां पे 1% है और कई ऐसी स्टेट है जहां पे 0.5% पे किया जाएगा टर्नओवर का 20,000 रुपीज। तो इसका आंसर आएगा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं 99। लक्ष्मण ट्रेडर्स पेड 70,000 रुपीज एज वैट एट 5% ऑन रॉ मटेरियल परचेज विद इन द स्टेट। तो लक्ष्मण ट्रेडर ने क्या किया है, 70,000 रुपए का वैट पे किया है जो कि रेट है 5% के हिसाब से 70,000 रुपए का उन्होंने वैट पे कर दिया जो कि उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया था विद इन द सेम स्टेट। It manufactured finished goods and transferred 50% of finished goods to its branch located outside the state। तो बेटा यहाँ पे outside the state लिखा है कि 50% उन्होंने finished goods का कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट। तो अगर बेटा आपको प्रोविजन ध्यान से अगर आपने पढ़ा है कि अगर हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो बेटा उस केस के अंदर 2% का रिवर्सल किया जाता है जो हमारा आईटीसी होता है। तो जितना भी हमारे पास आईटीसी होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 70,000 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो 2% का आईटीसी क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिवर्स किया जाएगा। कैसे रिवर्स किया जाएगा वो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। एंड द बैलेंस गुड्स वर सोल्ड विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट के अंदर बैलेंस गुड्स को सोल्ड कर दिया गया जिसमें उन्होंने कलेक्ट किया 50,000 रुपए। तो कितना पैसा कलेक्ट किया जी, 50,000 रुपए। आपको बताना है वैट लायबिलिटी कितनी होगी आफ्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना उनको वैट पे करना होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेटा दोबारा से सोल्यूशन करने से पहले बता दूं, आप लोग इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली ले। आप अपने सामने पहले क्वेश्चन रखें कि क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पढ़ें। मैंने जबकि आपको क्वेश्चन समझा दिया है और मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुड्स की, तो एक तरफ गुड्स परचेज किए गए हैं और दूसरी तरफ बेटा गुड्स क्या किए गए हैं, सेल। और सेल पे आपको पता ही है कि हम लोग वैट कलेक्ट करते हैं। तो सेल पे जो वैट की कलेक्शन की है इन्होंने वो 50,000 रुपीज की की, 50,000 रुपए इन्होंने कलेक्ट किया। अब बेटा अगर परचेज की बात करें तो इनके पास जो आईटीसी था अवेलेबल वो 70,000 रुपीज था, 70,000 रुपए का इनके पास आईटीसी था, जिसमें से मैंने आपको बताया लेस किया जाएगा, 2% का रिवर्सल होगा। और वो किस तरीके से रिवर्सल किया जाएगा वो देखें जी। बेटा यहाँ पे नोट बनाना चाहूंगा, एक ध्यान से देखें इस नोट को। अगर 70,000 रुपए हम वैट पे करके आए हैं, जो कि हम वैट पे करके आए हैं वो 5% है, तो बेटा 100 अगर मैं ऊपर लिख दूंगा तो इन गुड्स की क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये निकल के आ जाएगी जी 14 लाख रुपए की। अब 14 लाख रुपए में दो कहानी हुई है। 50% क्या किया गया है बेटा, 50% तो आउटसाइड द स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया गया है। तो 50% कितना बनेगा, 7 लाख रुपए। तो बेटा 7 लाख का 2% क्या होना है,
रिवर्सल होना है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो वो कितना बनेगा 14,000 रुपये। तो यहाँ पे जो लिखा आपने 70,000 रुपये, तो 70,000 रुपये में से 14,000 रुपये का रिवर्सल हो जाएगा और आपके पास बैलेंस आ जाएगा 56,000 रुपीज। दोबारा से एक और बार समझा दूं बेटा, 70,000 रुपये आपने वैट पेड किया है, 70,000 रुपये आपने यहाँ पे क्या किया है, वैट पे किया है। और ये जो 70,000 रुपये आपने वैट पे किया है, ये 5% वैट चार्ज किया गया था। तो हम मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दें तो हमारे पास उस गुड्स की क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो 50% हमने आउटसाइड द स्टेट हमने ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस के अंदर हमारा 2% का ITC रिवर्सल होना है। तो 7 लाख रुपए की जो कॉस्ट है उसका रिवर्सल होगा, तो 14,000 रुपीज रिवर्सल होगा। तो 70,000 का अगर मैं 14,000 रुपये माइनस कर दूंगा तो ये आएगा जी 56,000 रुपीज। और मेरे को वैट कितना पे करना है, 50,000 रुपये। तो बेटा आपको फॉर्मूला तो पता ही है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, वैट पेबल इक्वल टू वैट कलेक्टेड, या आप आउटपुट टैक्स बोल लो, माइनस ITC। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हमने वैट कितना कलेक्ट किया है 50,000 का, और हमारे पास ITC कितना पड़ा है 56,000 रुपीज का। तो अगर मैं 50,000 रुपये मुझे पे करने हैं और मेरे पास ITC 56,000 रुपीज का है, तो 50,000 रुपये माइनस करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे ITC कितना रह जाएगा बैलेंस, 6,000 रुपये मेरे पास यहाँ पे ITC बैलेंस रह जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा 99 क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा नील। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको कितना बताया 6,000, और यहाँ पे कितना लिखा है 20,000 रुपीज। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ये 20,000 रुपीज प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 6,000 रुपये। तो अगर कोई बच्चा बी आंसर टिक करके आया है तो उसे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। सो स्टूडेंट लास्टली बस यही बोलना चाहूंगा कि ICSI ने कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं डाला, और सारा का सारा जो पेपर ICSI ने यहाँ पे बनाया है वो अपने कंप्लीट स्टडी मटेरियल से, अपने सप्लीमेंट्री से, साथ ही साथ हमें एज अ स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना होगा कि लॉ के अंदर क्या अपडेशंस हैं, क्या अमेंडमेंट्स हैं, वो भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो सर, तो बेटा आपको हमेशा बस यही करना है कि जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लास ले रहे हैं अपना स्टडी मटेरियल चेक करें, सप्लीमेंट्री पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें विद इन द 4 कॉर्नर अगर आप ये करके जाएंगे तो 100 मार्क्स आएंगे, अदरवाइज 100 मार्क्स नहीं आ सकते। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।